नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार के कदम का विरोध करने वाले ब्रिटेन के विपक्षी दल लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकारों के मुद्दे पर बात की। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे शर्मनाक काम के लिए देश की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फोर्टिस हेल्थ केयर के और रेनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह समेत 4 लोगों को 740 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिविंदर के बड़े भाई मालविंदर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उनकी तलाश की जा रही है। पीएमसी बैंक घोटाले की वजह से अपने पैसों को पाने के लिए तरस रहे ग्राहकों के प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार इस मुद्दे पर मीडिया के सामने आई और प्रभावित ग्राहकों को भरोसा देते हुए कहा कि सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी। अपनी बातों पर पलटी मारने वाला पाकिस्तान अब करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर भी पलट गया है। पहले 9 नवंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन करने की बात कहने वाले पाकिस्तान ने अब इसकी तारीख तय नहीं होने की बात कही है। मध्य प्रदेश में महंगी शराब बेचने को लेकर लड़के की पिटाई की गई। मध्य प्रदेश के भाटापारा में एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेचने का विरोध करने पर दुकानदार के साथ मिलकर कुछ लोगों ने एक शख्स को लाठी डंडों से पीटा। भोपाल में बीजेपी ने बिजली की बढ़ती कीमतों पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली बिल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सब्जियों की बढ़ती कीमत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जियों की माला पहनकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर में गांधी विचार पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों ने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी से अपने सिर को ढक लिया। और आपने लगातार और अभी यादों के बारे में उसको कितनी लंबी यात्रा किया उन्होंने भाषण दे रहे थे, बड़ी साथ में बात कर रहे थे। बिहार के कटिहार में दशहरा मेले में 80 फीट ऊंचे झूले में बैठी एक महिला सेल्फी लेने के दौरान गिर गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के कटिहार में दशहरा मेले में 80 फीट ऊंचे झूले में बैठी एक महिला सेल्फी लेने के दौरान गिर गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के आजमगढ़ में एक गांव की महिला प्रधान ने घर के नौकर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं होने पर थाने के बाहर सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। देहरादून में एक पुलिस चौकी में बंद अपने पिता को छुड़ाने गई एक लड़की ने जब पुलिस वालों से सवाल पूछा तो कुर्सी पर बैठे पुलिस वाले ने उसे डांटकर बाहर निकाल दिया। इंदौर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां और डंडे बरसाए। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कानपुर में एक महिला थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंची, लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर वो थाने के सामने रेलवे ट्रैक पर बैठ गई, जिसके बाद पुलिस वाले उसे समझा बुझाकर वहां से ले गए। चेन्नई में कुछ स्कूली छात्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के कार्यक्रम की तैयारियों में चेहरे पर राष्ट्रपति का मुखौटा लगाकर रिहर्सल की। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद बैंक पर लगाई गई पाबंदियों से नाराज खाताधारक मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब बीजेपी दफ्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। ऐसे में हंगामे से निपटने के लिए बीजेपी दफ्तर पर मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया था, लेकिन पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खाताधारकों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। या जहर खाता था या इसके अलावा फाटकरा कहा गया तो इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। हिंदुस्तान भूखा मर रहा है, बुरी हालत है। सुबह शाम पाकिस्तान हमारे ये
प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके, वो बीजेपी दफ्तर के अंदर घुसकर हंगामा करने लगे। लाइसेंस जो है आरबीआई इशू करता है, उसके पीछे गवर्नमेंट बैठी है। जिनके रेस्टोरेंट मिनी पंजाब चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसने क्या किया है, उन्हें बस उनका पैसा वापस चाहिए। कुछ लोग फाइनेंस मिनिस्टर्स से मिले हैं, कुछ डिपॉजिटर्स जो यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ लोग मिलकर आए हैं, कुछ लोगों के रिएक्शंस लेते हैं। मिले हैं, आश्वासन दिए हैं, बट ये काफी नहीं है। बट उन्होंने कभी ठोस ये नहीं बोला है कि तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे फिर कब आएंगे ये नहीं पता। हमने क्या गलत कर दिया? अपना हार्ड एंड मनी पैसा बैंक में डाल के आपने ही वो बैंक को लाइसेंस दिया था ना, आपने ही लाइसेंस दिया था वो बैंक को, आपने ही बोला ए ग्रेड शेड्यूल बैंक बनाया उसको, तो हमने क्या गलती किया? आम लोगों के साथ पीएमसी पर आरबीआई के प्रतिबंध का असर टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार पर भी पड़ा है। इस घोटाले ने उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया है, यहाँ तक कि नूपुर को अपना गुजारा करने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े और लोगों से उधार मांगना पड़ा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे जहाँ से समझ आया मैंने पैसा उधार लिया हुआ है, तो अभी ये महीने का तो संभल जाएगा, लेकिन अगले महीने के लिए फिर ये नौबत आ जाएगी कि क्या करूं। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि एक बल्क अमाउंट चाहिए था और ये सारा पैसा मिला के भी कम पड़ रहा था, और अभी तक 25,000 की लिमिट हुई नहीं थी, तो मेरे पास जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई थी मैंने वो बेच दी। दरअसल पीएमसी बैंक घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई ने खाता धारकों के लिए निकासी की सीमा घटाकर पहले 1,000 रूपये की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 10,000 और फिर 25,000 रुपए कर दिया गया। हालांकि इस राशि को 6 महीने में केवल एक बार ही निकाला जा सकता है। साथ ही पीएमसी बैंक कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है, जिससे खाता धारक खासे नाराज हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में बीजेपी दफ्तर पहुंची और परेशान कई खाता धारकों से मुलाकात की। साथ ही दलील दी कि सरकार का मामले से सीधा कोई लेना देना नहीं है, आरबीआई पूरे मामले को देख रहा है, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। Clients of PMC have expressed before me, and I shall request him to expedite the clearing off or giving permission for withdrawal of their monies which are deposited. हालांकि सवाल ये है कि आखिर अब तक आरबीआई ने इनके पैसों के लिए कोई बड़ी राहत का ऐलान क्यों नहीं किया। हालांकि ईडी ने पीएमसी बैंक से जुड़े कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर कई खातों को फ्रीज भी किया गया है, लेकिन इससे आम खाता धारक ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से मतलब है, जिसे वापस पाने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और आखिर क्या है ये पीएमसी बैंक घोटाला जिससे सरकार भी खुद को किनारे करने में जुटी है, ये आपको बताते हैं। दरअसल पीएमसी यानी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक की स्थापना 13 फरवरी 1984 को हुई थी, जिसकी शाखाएं देश के 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। इस बैंक की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 35 सालों में इसकी ब्रांचों की संख्या 137 तक पहुंच गई है। पीएमसी के पास कुल 1814 कर्मचारी हैं और ये बैंक देश के टॉप 10 सहकारी बैंकों में गिना जाता है। पीएमसी के पास 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद पीएमसी के जमाकर्ता अपने बैंक से अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बैंक के कामकाज को देखते हुए आरबीआई ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अभी पीएमसी के कस्टमर खाते से 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। दरअसल बैंक के कामकाज में अनियमितताएं और रियल एस्टेट कंपनी HDIL को दिए गए कर्ज के बारे में सही जानकारी नहीं देने को लेकर उस पर आरबीआई ने पाबंदी लगाई हुई है। बैंक ने HDIL को अपने कुल कर्ज 8,880 करोड़ रुपए में से 6,500 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। ये उसके कुल कर्ज का करीब 73% है, जो पिछले 2-3 साल से NPA बना हुआ है। हालांकि खुलासे के बाद कार्रवाई हुई तो बैंक के पूर्व अध्यक्ष और HDIL के 2 निदेशकों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की गई। टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार, जिनका पीएमसी बैंक में खाता है, वो भी पैसों की तंगी से जूझ रही हैं। उनसे एक्सक्लूसिव बात की है हमारी संवाददाता श्वेता ने। जब पीएमसी को नोटिस जारी हुआ तब से दिक्कतें आ गई। फाइनेंशियल क्राइसिस कब से शुरू हुआ, ये इसके बारे में क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे पड़े हैं बैंक में। हम एक्टर्स के साथ एक दिक्कत होती है, हम लोगों को नॉर्मली प्रोड्यूसर्स 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पेमेंट्स करते हैं, तो हमारा बैकअप प्लान होता है कि हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हम उससे खर्चा चलाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स ने तो वैसे ही मारा हुआ है। फिर एक मैसेज आया सिंपल सा बैंक से कि आप 1,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। हमें लगा शायद कुछ होगा कि भैया दिन भर की लिमिट बना दी होगी, जो कि जनरली मैसेजेस आते रहते हैं ना। तो
लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन बाद सडनली मेरे एक फैमिली मेंबर की बुरी हालत हो गई, उनकी लोअर बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज जैसी हो गई। सो वी रश्ड हर टू हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाके पता चला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नथिंग इज वर्किंग। एटीएम से भी नहीं निकल रहा है। समझ में नहीं आया, तो हमने जाके डॉक्टर को रिक्वेस्ट की। देन डॉक्टर टोल्ड अस कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अगर 1-8 महीने में नहीं होता है तो बाकी बची हुई ज्वेलरी बेचेंगे, गाड़ी बेचेंगे, घर का सामान बेचेंगे, जो कुछ बनाया है कमाया है बेचेंगे, फिर से काम करेंगे, कमाएंगे और फिर बनाएंगे। सुपौल में 2 बहनों को बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। बिहार के सुपौल में मेला देखने गई 2 बहनों को हथियार के दम पर बंधक बनाकर उनका गैंगरेप किया गया और विरोध करने पर बड़ी बहन को आरोपियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। शहीद भगत सिंह के पौत्र विक्रम सिंह संधू ने महाराष्ट्र में कल्याण विधानसभा सीट से उम्मीदवार नरेंद्र पवार के ऑफिस का उद्घाटन किया। विक्रम सिंह उनके लिए प्रचार भी करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज शिवसेना के 26 पार्षदों और लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आरएसएस नेता, उसकी गर्भवती पत्नी और 8 साल के बच्चे की अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। पटना में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। भिंडी बैगन 50 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो वहीं प्याज 52 रुपए किलो बिक रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बसे गांव में पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग से बचने के लिए जमीन के अंदर बंकर बनाए गए। राजस्थान के अजमेर में एक दरगाह की सुरक्षा में तैनात महिला कांस्टेबल ने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैरीकॉम ने कोलंबिया की इग्रीट वेलेंसिया को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। केरल ओलंपिक संघ ने भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मानित किया। बिहार के जहानाबाद में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा से तनाव फैल गया। खबर के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान जो लोग जा रहे थे उन पर पथराव किया गया, जिसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई और फिर हालात बेकाबू होते चले गए। इस दौरान 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। सड़क पर बड़ी तादाद में खड़े लोगों ने ईंट और पत्थरों से हमला किया। बताया गया कि मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर एक धार्मिक स्थल से पत्थर फेंके गए। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे को निशाना बनाया गया। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही हंगामा कर रहे लोग वहां से भाग निकले, लेकिन तनाव का माहौल बना रहा। खबर के मुताबिक इस हिंसा के दौरान 10 से ज्यादा दुकानों को आग लगा दी गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हालात बिगड़ता देख पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और फिर रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया गया। इसके साथ ही शहर के कुछ इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। उपद्रवियों को रोकने में पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया, लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी और हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से अभी हमको जहानाबाद से जो सूचना मिल रही है, उस प्रकार से वहाँ दंगा फसाद जो हुआ है, तो सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के मसलों को देखना चाहिए था। तनाव देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जल्द पहचान करने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के कैफे में कुछ लोगों ने कूड़ा जमा कराया और उसके बदले में भरपेट खाना खाया। ये बात सुनने में अटपटी है, लेकिन एक अनूठी पहल के तहत शहर में नगर निगम ने गार्बेज कैफे की शुरुआत की है, जहां इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक बैग जमा करने पर खाना और नाश्ता मुफ्त में दिया जा रहा है। यानी गार्बेज कैफे में अपने आसपास कचरे के तौर पर बिखरे प्लास्टिक ले आइए, उसका वजन कराइए। वजन 1 किलो से ज्यादा हुआ तो खाना मिलेगा, आधा किलो हुआ तो नाश्ता मिलेगा। रूम के अगल बगल से प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा था, जो कि अभी 1 किलो 200 ग्राम लगभग प्लास्टिक लेके आया हो और इससे प्लास्टिक दूंगा वो खाना मिलेगा। और लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्लास्टिक मैं नगर निगम गार्बेज सेंटर में लाया हूँ।
कचरे से शहर को साफ करने की ये अनूठी मुहिम अंबिकापुर नगर निगम ने शुरू की है। हम लोग 5 साल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं। उसी तरह हमने एक नई सोच के साथ में गार्बेज कैफे शुरू किया है, जिसमें 1 किलो प्लास्टिक्स को लेके आता है तो मुफ्त में भोजन कराएंगे और आधा किलो प्लास्टिक्स में मुफ्त में नाश्ता कराएंगे। नगर निगम जमा किए गए प्लास्टिक को अपने तरीके से डंप करेगा और इस तरह शहर में गंदगी नहीं रहेगी। गार्बेज कैफे का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री ने किया। मंत्री प्लास्टिक बैग लाने वालों से मिले और उन्हें प्रोत्साहित किया और इसके बाद लोगों को दिए जा रहे खाने का स्वाद भी चखा। सरकार और प्रशासन को भरोसा है कि इस योजना और इंतजाम से शहर को कचरा मुक्त करने में कामयाबी मिलेगी। साथ ही प्लास्टिक से निजात पाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन तक में इसकी चर्चा हो रही है। ये क्या अंबिकापुर ने कर दिया, हम कोई इसको सोच नहीं पाए और अंबिकापुर ने प्लास्टिक के अभिशाप बन रहे परिस्थिति को उसे निजात पाने के लिए एक ऐसी सोच को विकसित किया, तो सब आश्चर्य से आज बधाई दे रहे हैं। अंबिकापुर का नाम देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर दर्ज है। अब गार्बेज कैफे के जरिए वहां प्लास्टिक के कचरे से निजात पाने की उम्मीद की जा रही है। कोशिश ये है कि शहर में घूमकर कबाड़, प्लास्टिक और पानी की बोतल इकट्ठा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए और आम लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए। करतारपुर गलियारे पर पाकिस्तान अब पलट गया है। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि 9 नवंबर को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाएगा। 16 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि प्रोजेक्ट का 86% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से उद्घाटन की कोई तय तारीख नहीं बताई जा रही है। पाकिस्तान का बयान तब आया जब वो गुरु नानक देव जी की अगले महीने आने वाली 550वीं जयंती के मौके पर उद्घाटन करने का आश्वासन दे चुका था। पाकिस्तान ने आश्वस्त किया था कि 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर इस गलियारे को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित ये गलियारा करतारपुर के दरबार साहब को पंजाब के गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक तीर्थ स्थल से जोड़ेगा। भारतीय तीर्थयात्रियों को सिर्फ एक परमिट लेकर इस गलियारे के जरिए करतारपुर साहिब की यात्रा करने की अनुमति होगी, जिसकी स्थापना 1522 में गुरु नानक देव जी ने की थी। गुजरात के कोर्ट में मानहानि केस को लेकर राहुल गांधी पेश हुए। मानहानि केस में सूरत में राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने पेश होने की छूट का आवेदन दाखिल किया, जिसका जवाब देने के लिए कोर्ट ने 10 दिसंबर की तारीख तय की। पीएम मोदी को पत्र लिखने वाली 49 फिल्मी हस्तियों पर जांच के दौरान कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने राजद्रोह का केस बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 60 गायों से भरे एक ट्रक को पुलिस के डर से छोड़कर ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। पंजाब के बटाला में एक बुटीक में रखे अवैध पटाखा स्टॉक को जब्त कर पुलिस ने बुटीक मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में जेडीएस ने बेंगलुरु में रैली निकालकर बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत दी। पंजाब के बटाला में एक बुटीक में रखे अवैध पटाखा स्टॉक को जब्त कर पुलिस ने बुटीक मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में जेडीएस ने बेंगलुरु में रैली निकालकर बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत पैकेज नहीं देने के बहाने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला। यूपी में सहारनपुर की दारुल उलूम संस्था ने अफगानिस्तान में मारे गए अलकायदा आतंकी आसिम उमर से संबंध न होने से पल्ला झाड़कर मीडिया पर बदनाम करने का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र हत्याकांड को पुलिस लिंचिंग बताते हुए कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, इसीलिए हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कहती है इतने बजे मृत्यु हुई, परिवार के सदस्य कहते हैं कि हमें फोन पे बात हुई। आखिरकार उस समय क्या था? उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कॉलेज में दर्जनों छात्रों को मुर्गा बनाकर शिक्षकों द्वारा पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में गड्ढों के कारण हो रही मौतों और उस पर एक्शन नहीं लेने पर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक पत्रकार की गला रेतकर हत्या कर दी। बीजेपी के एक विधायक ने सरकार को चिट्ठी लिखकर रियलिटी शो बिग बॉस को बंद करने की मांग कर दी। इससे पहले करणी सेना बिग बॉस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और उधर संत समाज ने भी सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग अब तेज कर दी है। लेकिन बिग बॉस को लेकर सियासी गलियारों में बहस तब तेज हो गई जब गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीधे प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी और
मांग की गई कि जब भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है, ऐसे कार्यक्रम नहीं दिखाए जाने चाहिए। आज देशभक्ति के लिए भारत माता की जय और देश के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे टाइम में इस तरह का अश्लील जो बिग बॉस में जो अश्लीलता सलमान खान के द्वारा परोसी गई है और खास तौर से दो विपरीत धर्म के बच्चों को एक बेड पे दिखाना और शादी से पहले इस तरह की जो भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के खिलाफ है, मैं समझता हूँ घोर अपराध है। बिग बॉस के मौजूदा सीजन में बेड फ्रेंड फॉरएवर का एक कॉन्सेप्ट खास तौर पर विवाद की बड़ी वजह है। धार्मिक वजहों से भी बिग बॉस के इस कॉन्सेप्ट पर विवाद तेज हो गया है। इसीलिए पहले करणी सेना और अब संत समाज इसके खिलाफ आ गया है। समाज में सनातन परंपरा को तोड़ मोड़ कर जो पेश किया जाता है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और तत्काल ये मांग करते हैं कि इस कार्य को बंद कर दिया जाए। मैं ये नहीं कहते आप उद्योग मत चलाएं, आपके लोकप्रियता से हमें कोई दुख नहीं है, पर ये कि हमारी भावना का भी ध्यान रखें, बंद करें, इसको तुरंत बंद करें। संत समाज ने सरकार के साथ शो के एंकर सलमान खान से भी शो तुरंत बंद करने की अपील की है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय बिग बॉस 13 के खिलाफ शिकायतों की जांच कर रहा है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नैतिकता के नाम पर रोक टोक पर आपत्ति जताई और दलील दी कि टीवी पर क्या देखना है और क्या नहीं, इसका फैसला लोगों को ही करना चाहिए। देहरादून की करणपुर पुलिस चौकी में बंद एक पिता को छुड़ाने के लिए उसकी बेटी पुलिस वालों से सवाल जवाब करती दिखी। पुलिस ने दशहरे वाले दिन परेड ग्राउंड पर गलत जगह ठेली लगाने के आरोप में इस शख्स को पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस चौकी में बंद इस शख्स की बेटी को ये पता चला तो वो थाने पहुंची और पुलिस वाले से पिता का जुर्म पूछने लगी। किसने मारा है? किसने मारा है? मैं वही पूछ रही हूँ। हाथ कैसे उठाया आपने? पहले पुलिस से बात करेगा। बात कर रही हूँ। वीडियो में देखा गया कि पुलिस का सिपाही उस लड़की की बात सुनने के बजाय उसको अपशब्द कहकर बाहर निकाल देता है। दरअसल चौकी में बंद ये शख्स ठेली लगाता था। दशहरे वाले दिन इसने परेड ग्राउंड में ठेली लगाई थी, लेकिन किसी बात को लेकर पुलिस उसे पकड़ लाई और मारपीट कर लॉकअप में बंद कर दिया। हालांकि लड़की के विरोध के 3 घंटे बाद उसके पिता को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। किसने मारा है? किसने मारा है? मैं वही पूछ रही हूँ। हाथ कैसे उठाया आपने? पहले पुलिस से बात करेगा। बात कर रही हूँ। इस बीच जब मामले पर पुलिस के बड़े अधिकारियों से सवाल किया गया तो वो जांच की बात करते दिखे। जहाँ इतनी भीड़ थी उसमें गलत जगह पे ठेली वगैरह लगाई हुई थी, तो उस संबंध में उसको पुलिस ने शायद पकड़ा है। फिर भी मैंने उसकी और डिटेल्स जानने के लिए हम एसएसपी से उसके बारे में पता करवाएंगे। इस मामले में आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई के लिए अधिकारी भले ही हीला हवाली कर रहे हों, लेकिन लड़की की हिम्मत को सलाम है जो उसने इस तरह चौकी में घुसकर अपने पिता का जुर्म पुलिस वालों से पूछने का साहस किया। अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा के एवज में राज्य सरकारों को केंद्र को अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए राज्य सरकारों को अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए अब पिछली बार के मुकाबले 10 से 15% अधिक चार्ज लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने नई दरें अगले 5 साल के लिए तय कर दी हैं जो हर साल बढ़ेंगी। साल 2019-20 में सामान्य इलाकों में एक बटालियन की तैनाती के लिए सालाना 13 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करना होगा, जबकि हाई रिस्क और हाई हार्डशिप वाले एरिया में तैनाती के लिए सालाना 34 करोड़ से ज्यादा की फीस ली जाएगी। अर्धसैनिक बलों की सेवा लेने के लिए फीस हर साल बढ़ेगी और 2023-24 में सामान्य इलाकों में एक बटालियन की तैनाती के लिए सालाना 22 करोड़ से ज्यादा की कीमत चुकानी होगी, जबकि हाई रिस्क और हाई हार्डशिप वाले एरिया के लिए सालाना 42 करोड़ से ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। ओपनर मयंक अग्रवाल ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में शतक लगाकर सहवाग की बराबरी कर ली। टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल ने पुणे टेस्ट में करियर का दूसरा शतक बनाकर 2009-10 में सहवाग के लगातार 2 टेस्ट मैच में शतक बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हरिद्वार के कनखल में अखाड़ा परिषद की बैठक में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें कुंभ मेले के निर्माण कार्यों समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चकबंदी विभाग को राजस्व में विलय करने के विरोध में तहसीलदार, पटवारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पूर्व डीआईजी के भाई के हत्यारे और 1.5 लाख के इनामी बदमाश लक्ष्मण यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बदमाश ने रात 1:30 बजे एक एटीएम मशीन को रॉड से तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा।
मध्य प्रदेश के छतरपुर की प्रज्ञा पालीवाल की थाईलैंड में हादसे में मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने पीड़ित परिवार को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया। यूपी के बिजनौर जिले में होमवर्क पूरा नहीं करने पर एक छात्रा को बेरहमी से पीटकर घायल करने के बाद केस दर्ज होने पर प्राथमिक स्कूल का हेडमास्टर स्कूल छोड़कर फरार हो गया। यूपी में राजधानी लखनऊ सहित दूसरे जिलों में हो रहे अपराध को डीएसपी प्रमुख मायावती ने अपराधियों का जंगलराज बताते हुए योगी सरकार को तुरंत ध्यान देने की नसीहत दी। ठाणे रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने रेलवे के 1 रुपये क्लिनिक में एक बच्चे को जन्म दिया। इस क्लिनिक में डॉक्टर महज 1 रुपये फीस लेते हैं। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। इस मामले में हमला करते हुए अखिलेश यादव ने सीधे योगी सरकार को घेरा, तो वहीं मायावती ने यूपी में जंगलराज होने का आरोप लगाया। लेकिन अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी में रामराज के दावे के उलट नाथूराम राज है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य नहीं है, नाथूराम राज्य है। ये क्या राम राज्य दिखाई दे रहा आपको? ये नाथूराम राज चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है एक में कहां से आना है, ऊपर से एक आना है कि नीचे से एक आना है। उन्हें एक आना है बस, तभी तो कहते हैं ठोको। वहीं मायावती ने भी मोर्चा खोला और ट्वीट करते हुए लिखा कि फर्जी एनकाउंटर को लेकर भी जनता में काफी रोष और बेचैनी है और वो आवाज उठा रहे हैं। स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि अपराधियों का जंगल राज चल रहा है। सरकार तुरंत ध्यान दे। घटना जो हुई है उसकी सरकार जांच करा रही है, एफआईआर दर्ज हुए हैं और हर घटना, हर एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेटियल जांच होती है, उसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। झांसी में पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर से यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 5 अक्टूबर को झांसी में पुष्पेंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। आरोप है कि पुष्पेंद्र ने एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई थी, लेकिन परिवार का दावा है कि पुष्पेंद्र के पास घूसकांड का वीडियो था। इस मामले में पुलिस ने पुष्पेंद्र के भाई को भी आरोपी बनाया है। वो और उनके भाई जैसा कि पहचाना है इंस्पेक्टर मोठ ने, वो थे और उन्के भाई थे। उन्होंने रोक करके उन्होंने ही हमला किया। मेरे पति ने ये कह दिया मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपने इतने पैसे मांगे हैं, आप क्यों नहीं वो कर रहे हैं, अब वायरल करे दे रहे हैं। तो मेरे पति का फोन छीन लिया, पति को मार। बिल्कुल हत्या की, निर्मम हत्या की गई है, मर्डर किया गया एट ए टाइम। अच्छा, आप भी आरोपी हैं उसमें? हाँ, मैं भी आरोपी। अभी बोल रहे हैं कि तुमको बली कर दी, मतलब उनको पता चला कि ये तो ड्यूटी में था तैनात, क्योंकि कहानी बना रहे थे ना, ये कहानी में मोड़ आ रहा है। आप कहाँ तैनात हैं? मैं डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को लेकर झांसी में तनाव है और इधर सियासी गलियारों में भी ये मुद्दा गर्मा गया है। वहीं पुष्पेंद्र के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि पुष्पेंद्र के पास घूसकांड का सबूत था, इसी वजह से दरोगा ने उसे मार डाला। भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत ने तुर्की से अपील की है कि वो सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करे, क्योंकि जिस तरह एक तरफा हमले सीरिया पर किए जा रहे हैं उससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। यूपी के अलीगढ़ में बच्चे को अगवा कर रजिस्टर्ड डाक से 5 लाख की फिरौती मांगने के आरोपी युवक को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी में उफान आने के कारण गांव में घुसे विशालकाय मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम ने वापस चंबल नदी में छोड़ दिया। उत्तराखंड में पिछले 10 दिन के दौरान गुलदार की संख्या में 165 तो टाइगर की संख्या में सबसे ज्यादा 227 का इजाफा होने से वन विभाग में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 5 साल से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज से हो रही परेशानी का विरोध करने के दौरान लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की शिकायत पर धोखाधड़ी के केस में रेनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह सहित 4 लोगों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बहुसंख्यक के पक्ष में कोर्ट का फैसला आने की बात करते हुए मोदी योगी के नेतृत्व में जल्द राम मंदिर बनने का भरोसा जताया। जम्मू कश्मीर में पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की, जिसमें वहां बसे लोगों में दहशत फैल गई। बैंकिंग सेक्टर के निराशाजनक प्रदर्शन से गुरुवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 297 अंक लुढ़ककर 37,880 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंकों की गिरावट के साथ 11,234 पर बंद हुआ।
कश्मीर मसले पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी किरकिरी कराई है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन के नेताओं से मिला और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के सामने कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। लेबर पार्टी के सांसद जेरेमी कॉर्बिन ने ट्वीट करके जानकारी दी है और लंदन में हुई इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की कश्मीर मामले में बातचीत पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। लेबर पार्टी के नेता जो एक वेल नोन एंटी इंडिया स्टैंड लेके खड़े हैं, लेबर पार्टी ने एक रिजोल्यूशन भी पास किया है कि जो पूरे भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान के पक्ष में है, उस नेता को इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जाके मिले और इसलिए ये ठीक नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल एक डेलीगेशन गया था, ये कोई पर्सनल कैपेसिटी से अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई गया नहीं था। इसके कारण उसकी गंभीरता भी बहुत बढ़ गई है। और वहीं सवाल उठने के बाद कांग्रेस ने इस मामले पर सफाई दी है। कांग्रेस के किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी भी संस्था को जो देश के बाहर है, ना ही ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान दे या कोई भी बात जेरेमी कॉर्बिन या किसी अन्य नेता को कहे। यूपी के उन्नाव में पति पत्नी ने दिल्ली की लाखों की नौकरी छोड़कर एक अनोखा गुरुकुल बनाया है, जिसमें वो गरीब परिवार की बेटियों का भविष्य संवारने में जुटे हैं। कैसे, देखिए हमारे संवाददाता गौरव शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। उन्नाव शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है असोहा ब्लॉक का जबरेला गांव, जहां हमारे संवाददाता गौरव अपनी टीम के साथ अनीश और आतिशा के द गुड हार्वेस्ट स्कूल पहुंचे। अनीश और आतिशा इसे स्कूल नहीं बल्कि गुरुकुल कहते हैं, बच्चियों का गुरुकुल, जिसमें बच्चियों को पढ़ाई के साथ खेती करना भी सिखाया जाता है ताकि वो बड़े होने पर आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए छोटी छोटी बच्चियों को गेहूं, धान, दालों के साथ मौसमी खेती कैसे की जाती है ये सिखाया जा रहा है। साथ ही पेड़ों की खाद तैयार करना भी बताया जा रहा है। हाँ, तो जब पुराने घर बनते थे तो उसमें क्या मिलाते थे, ताकि उसमें भी दो। हालांकि बच्चियों को इस अनोखे गुरुकुल तक लाना भी अनीश और आतिशा के लिए कम मुश्किल नहीं था, इसीलिए इन लोगों ने एक तरकीब निकाली। इसके तहत अनीश बच्चियों को सुबह 8 बजे अपनी कार से उनके घरों से लेकर स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद दोपहर 3 बजे स्कूल में छुट्टी कर बच्चियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके घर पहुंचाते हैं। आजा बेटा जल्दी आओ। सवाल कई है, आखिर खजुराहो के अनीश और गोंडा की आतिशा जो दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट सेक्टरों में लाखों के पैकेज पर नौकरी कर लग्जरी जिंदगी जी रहे थे, उन्होंने उन्नाव में 2 एकड़ जमीन लेकर लड़कियों के लिए ये गुरुकुल क्यों खोला? आप भी यहाँ पर आए, किसकी प्रेरणा थी? कैसे बच्चों को, सिर्फ लड़कियों को शिक्षा देने की बात की? हम यहाँ 2013 से आ गए थे। हम इससे पहले दिल्ली में थे, हमने दिल्ली में करीब 6-7 साल काम किया है कॉर्पोरेट में, लेकिन हम वहाँ की लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते थे और हमने रुख किया गांव का। और जब हम यहाँ आए तो हमने फार्मर्स के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने देखा, हमने पाया कि जो पुराने फार्मर्स हैं वो हताश हैं और उनका भरोसा खेती से उठता जा रहा है। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है नए। यहाँ आए तो हमने फार्मर्स के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने देखा, हमने पाया कि जो पुराने फार्मर्स हैं वो हताश हैं और उनका भरोसा खेती से उठता जा रहा है। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है नए सिरे से शुरू करने की, इसलिए हमने सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया और वो भी सिर्फ लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ गरीब परिवारों की बच्चियां ही पढ़ रही हैं और अनीश और आतिशा अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं और वो कहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों का क्या कर रहे हैं? तो हमारी 2 बेटियां हैं और जो हमारी बड़ी बेटी है वो स्कूल जाने की उम्र में है, तो हम लोग ने सोचा हम उनको कहीं और नहीं भेजेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर उनको बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई कम क्वालिटी का एजुकेशन दे रहे हैं और अपने बच्चों को कहीं और भेजेंगे। नहीं, जो हम शिक्षा यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं वही शिक्षा हम अपने बच्चियों को भी देंगे। जो काम सरकारें नहीं कर पा रही, उस काम को अनीश और आतिशा ने अपने मजबूत इरादों और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पूरी करने की छोटी सी कोशिश की है। लेकिन अगर इन्हें सरकार का थोड़ा सहयोग मिल जाए तो इनकी कोशिश और रंग ला सकती है। चुनावी मैदान में आज बयानों के तीर जमकर चले। देखिए बयानों के मामले में बाजी किसने मारी। पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म करते हैं,
पाकिस्तान वाले भी सबूत मांगते हैं, राहुल जी भी सबूत मांगते हैं। मोदी जी 370 हटाते हैं, पाकिस्तान वाले भी विरोध करते हैं, राहुल जी भी विरोध करते हैं। मोदी जी 35 से हटाते हैं, पाकिस्तान वाले भी विरोध करते हैं, राहुल जी भी विरोध करते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, हर बार राहुल और पाकिस्तान की सोच एक क्यों होती है, ये मेरी समझ में। बाबा को याद कराना चाहता हूं। अभी विदेश घूमकर आए हैं, कल आए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप तो जुम्मा 4 दिन हुए अभी विपक्ष में बैठते हैं, हमारा तो पूरा जीवन विपक्ष में गया। लाके अखाड़ी आंदोलन करे, उपवास करे, पूरा जीवन हम तो विपक्ष में रहे। हमें विपक्ष में रहने का बहुत अनुभव है राहुल बाबा। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए अगले साल जुलाई से 2 नए बोइंग 777 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये विमान मौजूदा बोइंग 747 विमान से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली होगा। नए बोइंग 777 विमान में अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे होंगे। विमानों को एयर इंडिया के पायलट नहीं बल्कि वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। इसके लिए एयर इंडिया भारतीय वायुसेना के 4 से 6 पायलटों को नए बोइंग 777 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रही है। लेकिन विमान में मेंटेनेंस टीम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की ही रहेगी। साथ ही विमान के अंदर एयर इंडिया क्रू ही सर्विस देगा। जुलाई 2020 से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए 2 नए बोइंग 777 का इस्तेमाल केवल वीवीआईपी लोगों की यात्रा के लिए किया जाएगा, जबकि अभी वीवीआईपी के लिए इस्तेमाल नहीं होने पर एयर इंडिया इनका इस्तेमाल कमर्शियल ऑपरेशन के लिए करती है। और चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो हरा देंगे, साथ ही दावा किया कि शेड्यूल कास्ट के वोट कांग्रेस को सिर्फ वो ही दिला सकते हैं। शेड्यूल कास्ट का वोट, अब शेड्यूल कास्ट का वोट कांग्रेस ने मस्त दिला सकते। मन जेब में कोई काम बरोबर नहीं, गरीबां की आग्रह को समझ रहे हो के बात, लेकिन फिर भी ये मंडा हो जाना पड़ी बात। मुख्यमंत्री जो 2 बार मौका, मैंने कहा मैं तो 12 तारीख पहले नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं कल मेरा आज प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम है 11 को पंचायत में अलग अलग करने की मीटिंग है और 12 तारीख को मैं जाऊंगा। उसके बाद देखूंगा और ठेका हो तो जिता दूंगा, ठेका हो तो हरा जाएगा। आप समझ रहे होंगे बात? नहीं मार सकते। मेरे को कहते हैं जो दुर्भाषा मां डे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कजाकिस्तान के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद दोनों देशों के सैनिकों का एक साथ गाना गाने का शानदार वीडियो सामने आया है। कजाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ हिंदी गाना गाते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें तुम ही हो और जिमी जिमी आजा आजा जैसे मशहूर गाने यहां इन सैनिकों ने जुगलबंदी में गाए हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं फौरन वापस। शेखावत देवप्रयाग से ऋषिकेश राफ्टिंग करते हुए पहुंचे। पीएम मोदी के नमामि गंगे योजना को सफल बनाने के लिए 70 किलोमीटर की दूरी तय कर गजेंद्र सिंह ऋषिकेश के शत्रुघ्न घाट जब पहुंचे तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी थे, जिनका वहां मौजूद नेताओं और लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के बीच गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश जाएगा।